हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम शानदार चल रही होगी। आप सभी का शांति हरी सुधन्या शांत पब्लिक स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अनुराग पांडे आप सभी का बहुत 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 स्वागत करता हूँ। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज क्लास नाइन्थ का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर सेकंड हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। और ये जो लेक्चर होगा वो थ्योरी का लास्ट लेक्चर होगा। अगले लेक्चर में हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे। लेकिन ये जो है अभी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हम सारे लॉज ऑफ मोशन जितने भी कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो जितने भी हमारे प्यारे बच्चे क्लास नाइन्थ के जितने भी प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर कर दें। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ढेर सारा प्यार बरसाएं। आप सभी का मैं एक बार फिर से शांति हरी सुधन्या चांद पब्लिक स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत 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 स्वागत करता हूं। और आज का ये प्यारा टॉपिक है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग लॉज ऑफ मोशन और भी ढेर सारे कंसेप्ट को करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का ये सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है इनर्शिया। क्या नाम है? इनर्शिया। थोड़ा सा इनर्शिया समझने का मतलब, इनर्शिया का होता क्या है। देखो, कोई भी बॉडी है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, वो ना हमेशा अपने पोजीशन को क्या करके रखना चाहता है, मेंटेन करके रखना चाहता है। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर वो रेस्ट में है तो क्या में किस में रहना पसंद करेगा, रेस्ट में। अगर वो मोशन में है तो किस में रहना पसंद करेगा, मोशन में। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं क्या, बोलो, इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्शिया। यानी इनर्शिया किसी बॉडी का वो प्रॉपर्टी होता है जिससे या तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करेगा, और यदि वो मोशन में है तो मोशन में रहना पसंद करेगा। इसी को हम लोग कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। यानी ध्यान से सुनिएगा, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। इनर्शिया किसी बॉडी का वो प्रॉपर्टी होता है टू अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट्स ऑफ रेस्ट और मोशन, जो कि अपोज करता है किसका, यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा, और मोशन में है तो मोशन में ही रहना पसंद करेगा। वो रेस्ट में है तो अपोज करेगा कि नहीं हम मोशन में नहीं आएंगे, अगर वो मोशन में है तो अपोज करेगा ना हम रेस्ट में नहीं आएंगे। इसी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। यानी आप सीधे सीधे मेरी बात को समझिएगा, आप सीधे सीधे मेरी बात को समझिएगा कि इफ अ बॉडी, if a body is in rest, will remain at rest, comma, if a body is in motion, will remain in motion। यदि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करता है, और यदि वो मोशन में है तो मोशन में रहना पसंद करेगा। जैसे मेरी बात सुनिएगा, ये यहाँ पे बुक मैंने रखा है। क्या रखा है बाबू? यहाँ पे मैंने बुक रखा है। यहाँ पे मैंने बुक रखा है। ये बुक जो है, ये बुक जो है वो किस पोजीशन में है? ये बुक मेरे प्यारे बच्चों रेस्ट पोजीशन में है। किस पोजीशन में है? रेस्ट में। तो ये बुक की इनर्शिया ये है कि ये रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा, ये मोशन में आना पसंद नहीं करेगा। तो ये कार है बाबू, ये कार एकदम स्पीड से यानी मोशन में है, खूब स्पीड से आगे जा रही है। तो इस कार की जो इनर्शिया होगी ये होगी इनर्शिया ऑफ मोशन। इसीलिए हम इनर्शिया को कितने टाइप्स में डिवाइड किए? तीन टाइप में।
इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये क्लास 11th में पढ़ना है। फिलहाल आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में जानना है। एक चीज सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट, कि किसी बॉडी का जो इनर्शिया होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। किसके? मास के। यानी ऑब्जेक्ट का मास अगर ज्यादा रहेगा तो उसका इनर्शिया भी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। सीधी सी बात है। इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी ग्रेटर, देन द इनर्शिया ऑफ बॉडी विल ऑल्सो बी ग्रेटर। यानी मोर द मास, मोर विल बी इनर्शिया। मान लो एक मोटा आदमी, एक मोटे आदमी को उठाना आसान है कि एक पतले आदमी को उठाना आसान है? मोटा आदमी अगर रेस्ट में बैठा है, मोटा आदमी अगर बैठा है, उसको उठाना आसान है क्या? क्यों? क्योंकि उसके मास ज्यादा है, तो वो हमेशा अपने इनर्शिया को मेंटेन रखना चाहेगा। यदि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। अगर कोई मोटा आदमी दौड़ रहा है, आप जाइए उसके सामने, क्या वो आपको देखेगा? आपको आपसे रोक पाएगा? आपको एकदम आपके ऊपर चढ़ के जो है वो निकल जाएगा। समझ रहे हो? आपका कुचुम्बर निकल जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट? इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। यानी मोर द मास, मोर विल बी इनर्शिया। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। आई बात समझ में? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक 5 रुपए के सिक्के की इनर्शिया ज्यादा होगी कि 1 रुपए का कॉइन का इनर्शिया ज्यादा होगा? क्योंकि 5 रुपए का सिक्का का मास ज्यादा होता है, तो उसकी इनर्शिया ज्यादा होगी। किसकी रिस्पेक्ट में? एक 1 रुपीज कॉइन के रिस्पेक्ट में। समझ रहे हो? एक ट्रेन का इनर्शिया ज्यादा होगा कि एक कार का इनर्शिया ज्यादा होगा? बताओ जल्दी बताओ। एक ट्रेन का इनर्शिया ज्यादा होगा कि एक कार का इनर्शिया ज्यादा होगा? मेरे प्यारे बच्चों, ट्रेन का मास ज्यादा है तो ट्रेन का इनर्शिया ज्यादा होगा। किसके रिस्पेक्ट में? कार के रिस्पेक्ट में। समझ रहे हो? यानी जिसका जितना ज्यादा मास होगा उसका उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इनर्शिया समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो इनर्शिया के ही ऊपर है। यानी इनर्शिया किसी बॉडी का वो प्रॉपर्टी होता है कि अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना पसंद करेगा। 3 टाइप के इनर्शिया होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक बात थोड़ा समझिएगा, आम का सीजन चल रहा है ना, आम का सीजन। तो आप क्या करते हैं कि पेड़ पे आप चढ़ जाते हैं और उसकी डाली को हिलाते हैं। जैसे ही डाली को आप सेकंड करते हैं, उसको जो है हिलाते हैं, तो उसमें से फल और पत्ते दोनों टूट के गिर जाते हैं। कभी आप सोचे हैं कि पेड़ के डाली को हिलाने से वो फल और जो है और वो लिप्स जो है क्यों टूट के गिर गए? हैव यू एवर थॉट अबाउट दैट? क्या आपने कभी उसके बारे में सोचा है? आई होप आपने नहीं सोचा हो। आपने बिल्कुल नहीं सोचा हो। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो पेड़ है, पेड़ का जो डाली है, वो पहले से किसमें था? रेस्ट में था। किसमें था? रेस्ट में था। तो पेड़ का डाली जब रेस्ट में था तो उसमें लगे पत्ते, उसमें लगे फ्रूट्स भी किसमें थे? रेस्ट में थे। अचानक मैंने डाली को क्या करना शुरू किया? हिलाना। तो मोशन में कौन आया? डाली। मोशन में कौन आया? उसके ब्रांचेस। अब लेकिन उसमें लगे फ्रूट्स और लीव्स किस में रहना चाहेंगे? रेस्ट में रहना चाहेंगे। किसके चलते? अपने इनर्शिया के चलते। और उसी इनर्शिया को मेंटेन रखने के चलते वो जो है क्या हो जाते हैं? डाली में से टूट के गिर जाते हैं। आई बात समझ में? यानी leaves and fruits and flowers fall down from the tree when it is shaken vigorously. लीव्स हो, ट्री लीव्स हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे फ्लावर्स हो, वो पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाते हैं। कब? जब को तेजी से हिलाया जाता है
ये एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। आई बात समझ? फिर समझिएगा, यहाँ पेड़ है, इस पेड़ के डाली को हिलाया जा रहा है, तो यहाँ पे फ्लावर्स हैं, यहाँ लीव्स हैं, यहाँ फ्रूट्स है, यहाँ लीव्स है, यहाँ फ्रूट्स है। जब इनको तेजी 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 जब इनको हम हिला रहे हैं, तो ये तेजी में से क्या हो जा रहे हैं, तेजी तेजी से गिर जा रहे हैं। ये एग्जाम्पल है आपके इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लीजिए आप सपोज डेट आप कार में बैठे हैं, ठीक है। अब कार में बैठे हैं, अभी कार जो है रुकी हुई है, ड्राइवर आता है, कार को स्टार्ट करता है। अचानक जैसे ही ड्राइवर जो है कार को स्टार्ट करता है, आप किधर की तरफ जाते हैं, पीछे की तरफ। देखो, अचानक जैसे ही कार आगे की तरफ बढ़ा, ये जो इसमें बैठे पैसेंजर्स थे, ये किधर की तरफ गए, पीछे की तरफ चले गए। इसमें बैठे जो पैसेंजर्स थे, वो किधर की तरफ गए, पीछे की तरफ गए। क्यों? क्योंकि पहले कार किस में था, रेस्ट में। तो ड्राइवर के साथ साथ पैसेंजर्स ये भी किस में थे, ये भी रेस्ट में थे। अचानक कार किस में आया, मोशन में आया। लेकिन इसमें बैठे जो पैसेंजर्स हैं, वो अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखना चाहेंगे। वही इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखने के कारण वो किधर की तरफ चले जाते हैं, पीछे की तरफ। समझ में आई बात? वो किधर की तरफ जाते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं बाबू इनर्शिया। क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यानी व्हेन अ कार इज एब्रप्टली एक्सलेटरेट, यानी जब अचानक किसी कार को एक्सलरेट किया जाता है, उसमें बैठे ड्राइवर्स हो चाहे पैसेंजर्स हो, वो मे फील एज थ्रू देयर बॉडीज आर मूविंग बैकवर्ड्स। वो ऐसा महसूस करेंगे कि उनकी बॉडी किधर जा रही है, पीछे की तरफ जा रही है। इन रियलिटी सही में उनके ऊपर कौन काम कर रहा है, इनर्शिया। इनर्शिया, वो भी कौन सा इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आई बात समझ में? आई होप आपको समझ में आ गई होगी। जैसे मान लीजिए ग्लास है, ग्लास के ऊपर पेपर रखा गया है और पेपर के ऊपर क्वाइन है। जैसे ही हम अचानक इस पेपर को खींचेंगे, अचानक इस पेपर को खींचेंगे, पेपर आएगा मोशन में, लेकिन ये 5 रुपए का ये जो क्वाइन है, ये अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखना चाहेगा, तो वो पेपर के साथ साथ नहीं आएगा, वो ग्लास के अंदर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ये एग्जाम्पल है आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। आई बात समझ में? देखो, पहले पेपर किस में था, रेस्ट में था। तो जब पेपर के ऊपर रखा हुआ क्वाइन भी था, वो भी किस में था, रेस्ट में था। अचानक हम किसको खींच रहे हैं, पेपर को, तो मोशन में कौन आया, पेपर। जब पेपर मोशन में आया, तो उस पे रखे क्वाइन अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखना चाहेगा, तो अपने रेस्ट के पोजीशन को मेंटेन रखने के चलते वो ग्लास के अंदर गिर जाता है, ना कि पेपर के साथ साथ बाहर आ जाता है। लेकिन कंडीशन, आपको धीरे धीरे नहीं खींचना है, यू हैव टू बी फास्ट। आपको फास्ट रहना पड़ेगा, आपको तेजी से खींचना पड़ेगा। आई बात समझ में? कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम? बोलो, जल्दी बोलो, किसी को कोई डाउट? सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए आप वैक्सीन करवाते हैं, चाहे आप वो हेयर रिमूवल स्ट्रिकर होता है, उसको लगाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे हेयर रिमूवल स्ट्रिकर लगाया, यहाँ पे लगा लिया। अब इसको खींचना है, तो अब अगर धीरे धीरे खींचेंगे, तो ये जो हमारे जो हेयर उसमें चिपके रहेंगे, वो टूटेंगे, तो बहुत ज्यादा दर्द करेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको अचानक जो है खींचते हैं। अब खींचने पे वो एक ही बार में पूरा निकल जाता है। क्यों निकल जाता है, कभी सोचे हैं? क्योंकि एक बात बताइए, पहले बैंडेज भी रेस्ट में था, वो जो स्क्रीन था वो भी किस में था, रेस्ट में था। स्क्रीन को रेस्ट में, वो जो आपका ये था, क्या बोलते हैं, जो वैक्सीन जो लगाए थे, जो पेपर आप लगाए थे, वो वाला जो था, वो सब का सब किस में था, रेस्ट में था। अब थोड़ा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इसके साथ साथ हेयर भी रेस्ट में थे। अचानक हम उसको मोशन में लेके आ रहे हैं, लेकिन उसमें हेयर जो लगे रहे हैं, जो चिपके हैं, वो किस में रहना चाहेंगे, रेस्ट में रहना चाहेंगे। वहीं अपने रे इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखने के कारण वो उसमें से टूट के क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन।
इनर्शिया ऑफ मोशन। ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लो आप गाड़ी चला रहे हैं, पीछे पैसेंजर्स बैठे हैं, अचानक गाड़ी मोशन में है, अचानक जब ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक के लगाने पे जितने पैसेंजर्स हैं या ड्राइवर हैं वो किधर की तरफ जाते हैं? आगे की तरफ। आगे की तरफ जाते हैं। किधर की तरफ जाते हैं? आगे की तरफ, फॉरवर्ड। किधर की तरफ? फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि पहले गाड़ी किसमें था? मोशन में था। तो गाड़ी जब मोशन में था उसमें बैठे पैसेंजर्स भी किसमें थे? मोशन में थे। अचानक जो है गाड़ी रेस्ट में आता है, लेकिन गाड़ी ना रेस्ट में आया, उसमें बैठे पैसेंजर्स अभी भी अपने इनर्शिया ऑफ मोशन को क्या रखना चाहेंगे? मेंटेन रखना चाहेंगे। बस उसी इनर्शिया ऑफ मोशन को मेंटेन रखने के कारण वो किधर की तरफ जाते हैं? आगे की तरफ चले जाते हैं। किधर की तरफ जा रहे हैं? आगे की तरफ जाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे ही, जैसे मान लीजिए ये ड्राइवर है, ये ड्राइवर का गाड़ी जो है हाँक रहा है, अचानक ब्रेक लगाता है तो इसका जो सीट बेल्ट है, इसका जो सीट बेल्ट है तो वो एकदम टाइट हो जाता है। क्या हो जाता है बाप? टाइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आगे जाने से सीट बेल्ट रुकता है ना, आगे जाने से रुकता है। क्यों? क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। किसके कारण? इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। एक बात बताओ, दूसरा एग्जांपल हम आपको समझा रहे हैं। आप साइकिल हाँकते हो, ठीक है, तो आप कंटिन्यूअसली पैडल चलाते हो क्या? पैडल चलाए 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 फिर रुक गए, तो जब पैडल चलाने के बाद आप रुकते हो तो क्या साइकिल आगे नहीं बढ़ती है? कभी भी तो साइकिल आगे बढ़ती है। क्यों? क्योंकि साइकिल के पहले किसमें थी? मोशन में थी। अचानक हम पैडल मारना छोड़ दिए, लेकिन फिर भी अपने इनर्शिया ऑफ मोशन को क्या रखना चाहिए? मेंटेन रखना चाहिए। इसीलिए पॉडिल ना मारने के बावजूद भी, उसके पॉडिल को ना मारने के बावजूद भी वो कुछ दूर तक करता है। कब तक? जब तक कि उसको फ्रिक्शनल फोर्स ना रोक ले। जब तक कि उसको फ्रिक्शनल फोर्स नहीं रोक लेता है तब तक वो आगे की तरफ बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। यानी when pedaling a bicycle, if you stop pedaling, it continues going until the frictional or gravity slow down. वो तब तक मूव करते रहेगा जब तक फ्रिक्शन और ग्रेविटी उसको क्या कर ले? नहीं रोक ले। वो तब तक जो है क्या करते रहेगा? मूव करते रहेगा। अब सुनिएगा, जैसे मान लीजिए स्लोप है, इस स्लोप और ये वाला जो प्लेन सरफेस हो गया, इस स्लोप पर से मैंने बॉल को छोड़ा, तो जैसे ही ये प्लेन सरफेस पे आएगा तो बॉल यहां आके रुक जाएगा? नहीं, वो बॉल कुछ दूर तक आगे जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉल यहां किस में था? मोशन में था। अपने इनर्शिया ऑफ मोशन को मेंटेन रखने के लिए वो आगे की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। वो आगे की तरफ क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों? मूव करेगा। यही जो है क्या कहलाता है? इनर्शिया ऑफ मोशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए गर्मी का दिन है, फैन चल रहा है, ठीक है, फैन चल रहा है। आप बताओ, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप फैन का जो स्विच है वो ऑफ कर रहे हो, तो फैन जो चल रहा है वो जैसे ही स्विच ऑफ करोगे वैसे ही फैन बंद बंद हो जाएगा? क्या नहीं मूव करेगा? वो कुछ देर तक ऑफ करने के, फैन के ऑफ करने के कुछ देर बाद तक भी वो फैन जो है घूमते रहता है। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर एयर फ्रिक्शन नहीं काम कर, जब तक उसको एयर फ्रिक्शन नहीं रोक लेता है तब तक वो मूव करते रहता है, मूव करते रहता है, मूव करते रहता है। उसी को हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए, अब इनर्शिया समझ में आ गया तो सबसे पहले आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को मेरे प्यारे बच्चों, इन्हें हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहता है? थोड़ा समझ में समझिएगा।
कि न्यूटन का पहला लॉ ये कहता है कि इफ अ बॉडी इज इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट until an unbalanced force is applied on that body। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाए, वो भी कैसा फोर्स? अनबैलेंस फोर्स, यानी ज्यादा उससे ज्यादा। अगर मैं बैठा हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं बैठा हूं तो मैं रेस्ट में हूं, मैं कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा हूंगा ना। अगर हमको कोई मोशन में लाना चाहता है तो हमसे ज्यादा फोर्स लगाएगा तब हम मोशन में आएंगे, कि हमारे बराबर फोर्स लगाएगा तब हम मोशन में आएंगे, कि हमसे कम फोर्स लगाएगा तब हम मोशन में आएंगे? तुम लोग बताओ बाबू। वो व्यक्ति हमसे ज्यादा फोर्स लगाएगा तभी हम मोशन में आ सकते हैं, नहीं तो हम मोशन में नहीं आ सकते। आई बात समझ में? तो कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना पसंद करेगा। कब तक? जब तक उसके ऊपर उससे ज्यादा यानी अनबैलेंस फोर्स नहीं अप्लाई हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ। यानी इट स्टेट दैट इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, इफ अ बॉडी इज इन मोशन विल रिमेन इन मोशन until, कब तक? जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल एंड बैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल एंड बैलेंस फोर्स नहीं अप्लाई होता है। वही कहता है कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, अ बॉडी एट मोशन विल रिमेन एट मोशन। कब तक? जब तक कि उस इस बुक को मोशन में लाना है आपको अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इस फोर्स इस बुक द्वारा जो फोर्स लगा रहा है उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब ये मोशन में आएगा, नहीं तो ये मोशन में नहीं आएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इनर्शिया ऑफ अ बॉडी कैन ओनली बी चेंज्ड, किसी बॉडी का इनर्शिया सिर्फ और सिर्फ तभी चेंज हो सकता है जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होता है। तब किसी बॉडी का इनर्शिया तभी चेंज हो सकता है जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होता है तब। दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? इसको हम न्यूटन का पहला लॉ कहते हैं। आई होप आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझ में आ गया होगा। इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट will remain in rest, if it is in motion will remain in motion until an unbalanced force is applied on that object। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड नहीं हो जाता है तब तक। आगे बढ़े चलिए। अब ध्यान से सुनिएगा, इसे कहते हैं कंसेप्ट ऑफ मोशन। क्या कहते हैं बाबू? कंसेप्ट ऑफ मास। मास क्या होता है थोड़ा सा समझिएगा। मास जो होता है ना, वो एक्चुअल कंटेंट किसी बॉडी में जो प्रेजेंट होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मास। यानी मास इज द मेजर ऑफ एक्चुअल कंटेंट इन आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी का जो एक्चुअल, ये जो कपड़ा पहने हैं ये मास नहीं है, ये मास नहीं है। ये हमारा जो बॉडी का जो एक्चुअल कंटेंट है, ये ये सब जो है मास है। अगर हम ये पेन अपने हाथ में लिए ना तो ये मास नहीं है, ये हमारे लिए वेट है। क्या है? वेट। अगर अगर हम अपने बैग को अपने माथे पे रख लेते हैं तो ये जो है हमारे लिए वेट होगा, हमारे लिए मोशन, हमारे लिए वो मास नहीं होगा। अगर अब हम अपने बॉडी के अलावा अगर अपने ऊपर अगर कोई भी चीज रखे हैं तो हमारे लिए मास नहीं हो सकता है, वो हमारे लिए वेट है। और वेट हमेशा क्या करता है? फोर्स अप्लाई करता है। वेट हमेशा फोर्स अप्लाई करता है। तो जो आपके बॉडी में है वही आपका मास कहलाएगा, जो उसके अलावा एक्स्ट्रा है वो आपका मास नहीं कहलाएगा। यहाँ पे मैंने एक एक कार लिया है, मान लीजिए ये है ऑल्टो ऑल्टो 800।
और यहाँ पे एक थार है, क्या है? थार रॉक्स, थार रॉक्स। अब एक बात बताइए, इस ऑल्टो का इनर्शिया ज्यादा होगा कि इस थार का इनर्शिया ज्यादा होगा? जाहिर सी बात है, थार का मास ज्यादा है तो इसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। ध्यान से सुनिएगा, ये जो मास होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, इसको एम से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट जो है वो किलोग्राम होता है। इनर्शिया किसी बॉडी का वो प्रॉपर्टी होता है जो मास के ऊपर डिपेंड करता है, यानी मोर द मास मोर विल बी इनर्शिया। आई बात समझ में? यानी अगर आपसे कोई पूछे मास क्या होता है तो कहना, मास इज द मेजर ऑफ एक्चुअल कंटेंट प्रेजेंट इन द बॉडी। मास इज द मेजर ऑफ एक्चुअल कंटेंट प्रेजेंट इन द बॉडी। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा मोमेंटम समझिएगा, मोमेंटम समझना बहुत जरूरी है, मोमेंटम समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक ड्यूज का बॉल है, चाहे ऐसे समझो, ऐसे समझो कि एक कार है, एक कार है जो कि 20 केजी की है, क्या बोलते हैं, 10 क्विंटल का है, और एक ट्रक है जो 50 क्विंटल का है। एक बात बताओ, अगर कार से ठोकर लगेगा और ट्रक से ठोकर लगेगा तो असर किसका ज्यादा होगा, ट्रक का कि कार का? हो सकता है कार से तो बच जाए लेकिन ट्रक से बचने का चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है, ट्रक का मास ज्यादा है। अब वही चीज समझिएगा, कहने का मतलब ये है कि आप अगर मोमेंटम का मतलब समझना चाहते हैं तो मोमेंटम का पहले हिंदी में समझिए कि किसी चीज का असर, किसी चीज का क्या बाबू? असर। कितना असर किसी बॉडी के ऊपर पड़ रहा है वो क्या कहलाएगा? वो मोमेंटम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो मोमेंटम कहलाएगा, यानी उसे असर कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटिन्यूड ऑन अ बॉडी। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर मास ज्यादा तो असर भी ज्यादा, और वेलोसिटी ज्यादा तो असर भी ज्यादा। इसीलिए कहा गया है द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज नोन एज मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज नोन एज मोमेंटम। अगर आप बॉडी के मास और वो कितने वेलोसिटी से जा रही है, अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर दें, आपको क्या मिल जाएगा? आपको मोमेंटम मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात? आपको मोमेंटम आसानी से मिल जाएगा। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है। मोमेंटम क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसको पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पी से। और इसका ऐसा यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड। क्यों? मोमेंटम होता है m इंटू भी। एम मतलब मास, v मतलब वेलोसिटी। अब मास होता है केजी में और वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड में, इसीलिए इसका ऐसा यूनिट हो जाता है केजी मीटर पर सेकंड। क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों? केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। आई बात समझ में? तो वही चीज, अगर मोमेंटम आपको समझना है तो सीधे सीधे समझिए, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है मोमेंटम कहलाता है। यानी अगर ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा तो मोमेंटम भी ज्यादा, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा तो उस केस में भी मोमेंटम आपका क्या होगा? ज्यादा होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। ये जब आप मोमेंटम समझ गए, आपको आगे मैं लेके चलता हूं। जब मोमेंटम से ही हमें पढ़ना है
न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखो क्या कहता है कि किसी भी बॉडी की मोमेंटम तभी बदली जा सकती है जब उस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाइड होता है, वो भी कैसा फोर्स? अनबैलेंस फोर्स। कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the external unbalanced force applied on it। यानी किसी भी बॉडी में जो मोमेंटम में जो चेंज आता है, जो मोमेंटम में जो चेंज आता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। आप थोड़ा समझिएगा ध्यान से। ऊपर से ये कहा जा रहा है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P बाई टी। ये जो डेल्टा P आप देख रहे हैं, ये चेंज इन मोमेंटम, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और ये जो T आप देख रहे हैं, ये T आपका क्या है? टाइम। आप सीधे सीधे समझिए कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, यानी फोर्स ज्यादा तो मोमेंटम भी ज्यादा, लेकिन F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, यानी टाइम कम तो फोर्स ज्यादा, टाइम ज्यादा तो फोर्स कम। आई बात समझ में? यानी जितना ज्यादा फोर्स उतना ही ज्यादा मोमेंटम। एक बात बताइए, अगर कोई 50 ग्राम का चीज आपके पैर पे गिरता है, उससे ज्यादा चोट लगेगा कि 1 किलो का अगर कोई चीज आपके पैर पे गिरेगा उससे ज्यादा चोट लगेगा? सीधी सी बात है कि 1 किलो का मास ज्यादा है तो उसका फोर्स भी ज्यादा लगेगा, यानी उसका असर ज्यादा होगा। और मास ज्यादा तो मोमेंटम भी ज्यादा। तो मोमेंटम तभी ज्यादा होगा जब हम फोर्स ज्यादा लगाएंगे। क्या ज्यादा लगाएंगे? फोर्स। लेकिन टाइम जो है वो फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टाइम जो है वो फोर्स के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहां से थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो इसके लिए वो कांस्टेंट देंगे, k इज इक्वल टू डेल्टा P बाई टी। के का वैल्यू हम 1 लेंगे तो 1 में इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो सब वही आएगा। तो F बराबर हो जाएगा डेल्टा P बाई टी। इसी को हम लोग कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला। यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉडी। यानी जितना ज्यादा फोर्स उतना ही ज्यादा मोमेंटम। आप कभी सोचे हैं कि छत पर से अगर कोई बच्चा बालू के ऊपर गिरता है तो उसको चोट नहीं लगती है, लेकिन छत पर से अगर कोई अपने प्लेन अगर सरफेस पे अगर गिर जाए तो उसका हाथ पैर टूट सकता है, हो भी सकता है कि वो मर भी जाए। आप कभी सोचे हैं इस बात को? आप बड़े से हाइट पे गद्दे पे कूदते हैं तो गद्दा से आपको चोट नहीं लगता है, लेकिन वही बड़े हाइट पे अगर आप एक सरफेस पे गिर जाइए तो आप एक ही बार में मर जाइएगा। क्यों? क्योंकि जब आप गद्दा पे गिरते हैं तो गद्दा कुछ समय के लिए कहाँ जाता है? नीचे की तरफ। जब नीचे जाएगा तो टाइम बढ़ जाएगा, तो जब टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा, इसीलिए आपको चोट नहीं लगता है। एक क्रिकेट मैच में जो प्लेयर जब बॉल को कैच करता है तो हाथ को किधर लेके जाता है? पीछे। कैच पकड़ता है, हाथ को कैसे लेके जाता है? पीछे लेके जाता है। क्यों? क्योंकि अचानक जब बॉल हाथ पे गिरेगा, अचानक जब बॉल हाथ पे गिरेगा तो अगर अगर ऐसे ही रखे रहे तो अचानक टाइम जीरो होगा और हाथ को चोट लगेगा। लेकिन बॉल के साथ साथ जब वो पीछे की तरफ जाएगा तो उसने टाइम को इंक्रीज कर दिया तो फोर्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, तो उससे कम चोट लगेगा। तो उससे कम चोट लगेगा। आई बात समझ में? कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। यानी अगर कोई व्यक्ति छत पर से गिरने से मरता है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो है वो क्या है? टाइम का जीरो हो जाना।
टाइम का क्या हो जाना, जीरो हो जाना। कि अचानक टाइम जो है जीरो हो जाता है ना, तो फोर्स बढ़ जाता है। टाइम कम तो फोर्स ज्यादा, तो फोर्स ज्यादा तो ज्यादा चोट लगेगा, आदमी मर जाएगा। आदमी मर जाएगा। तो ये जो आंसर आएगा बाबू न्यूटन में आएगा, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी। एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी। आई होप ये आपको समझ में आ हो गया। अब थोड़ा सा ये चीज समझिएगा, एक चीज थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। ये चीज याद रखना है कि एफ बराबर हो जाता है डेल्टा पी बाई, डेल्टा पी मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, और अगर टी से डिवाइड कर देंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाता है। क्या हो जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। जहां भी अगर रेट लिखा हो, जहां भी अगर रेट लिखा हो तो डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम से आपको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, टाइम से डिवाइड करना है। अब थोड़ा सा एक चीज समझने का प्रयास करिएगा। आपसे हमेशा एग्जाम में पूछेगा, आपसे हमेशा एग्जाम में पूछेगा प्रूफ ऑफ एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। इसका प्रूफ पूछता है। अच्छा, यहां से तो हम एक चीज जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है बाबू, डेल्टा पी बाई टी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब ध्यान से सुनिएगा, बाई बाई सेकेंड लॉ ऑफ, बाई सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ बराबर क्या होता है, डेल्टा पी बाई टी होता है ना। तो एफ बराबर डेल्टा पी का मतलब हो गया कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम। अब देखिएगा ध्यान से, एफ बराबर फाइनल मोमेंटम की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, एम इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल मोमेंटम की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एम इंटू इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टी। यहां से क्या कॉमन हो जाएगा, यहां से हम अगर मास को कॉमन ले लें तो ई हो जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। बाबू ये जो फॉर्मूला है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस वाले फॉर्मूला पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अब एक बात बताओ, तुम इस बात को जानते हो कि नहीं, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। तो क्या हम इस v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी के जगह पर a लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये इसीलिए f बराबर हो जाता है m इंटू ए। आप अगर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को ऊपर लिख के अगर इतना अगर आप कर देते हैं तो आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूरे पूछेगा कि स्टेट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, स्टेट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड प्रूफ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आई बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है आते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का तीसरा लॉ। बहुत आसान है, कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कहने का मतलब अगर आप किसी दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो क्या दीवार आपके ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा है क्या, बिल्कुल लगा रहा है। वो भी इक्वल फोर्स लगा रहा है, जितना आप लगा रहे हैं उतना ही वो फोर्स लगा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप जो है इस दीवार के ऊपर अगर एक्शन कर रहे हैं तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स भी ये जो है लगा रहा है आपके ऊपर। ये आप कर रहे हैं एक्शन और दीवार उसका क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 थोड़ा समझिएगा, जब आप रॉकेट लॉन्च करते हैं तो जो रॉकेट पुशेस एग्जॉस्ट गैसेस बैकवर्ड, इसमें से जो गैस निकलती है वो पीछे की तरफ लगती है तो वो एक्शन करता है। लेकिन ऊपर का जो एग्जॉस्ट गैस पुश रॉकेट इन फॉरवर्ड, रिएक्शन जो है वो रॉकेट को कहां भेजता है, ऊपर भेजता है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा इक्वल होता है।
यानी इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जितना ज्यादा फोर्स लगेगा, सीधी सी बात है कि फॉर एवरी एक्शन, आप जो भी एक्शन करेंगे उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा। आप अगर चलती हुई गाड़ी के ऊपर लात मार रहे हैं, तो अगर वो उल्टा में आप क्या आप ही उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं? वो भी तो आपके फोर्स, अगर मान लीजिए कार है, आप बाइक से जा रहे हैं, तो आप फोर्स लगाइएगा तो वो कार पलटेगा कि आप ही पलट जाइएगा? आप ही पलट जाइएगा। आपने किया एक्शन, कार ने कर दिया रिएक्शन। नहीं, बस समझ में, थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो गया। तो यही कहता है कि it is stated that when a body exert force on second body, then second body also exert equal and opposite force on the first body. अगर पहला बॉडी अगर पहला बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता है, तो दूसरा बॉडी भी पहले बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सीधे सीधी बात ये समझो कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितने भी एक्शन होते हैं, जितने भी एक्शन होते हैं, उसका सब सब चीज का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑलवेज एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। जो तीसरा लॉ ऑफ मोशन होता है, वो हमेशा दो बॉडी के ऊपर क्या करता है? लगता है। आई बात समझ में? अपने ही ऊपर एक्शन कर दें और अपने ही ऊपर रिएक्शन हो जाए, ये संभव नहीं है। एक्शन रिएक्शन पेयर हैज सेम नेचर। अगर मार रहे हैं चोट, अगर किसी को मार रहे हैं तो चोट ही ना लगेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि वो लग रहा है कि उसको सहलाया जा रहा है। नहीं, आप जिस प्रकार से एक्शन कीजिएगा उसका रिएक्शन उसी प्रकार से होगा। समझ में आ रही है बात? यानी एक्शन और रिएक्शन पेयर का सेम नेचर होता है। फोर्सेस आर कोलिनियर। अगर कोई हमको मारेगा गाल पे, तो चोट लगेगा पैर पे, नहीं ना? समझ में आ रही है बात? अगर हम फोर्स यहाँ लगा रहे हैं तो वहां महसूस होगा। जब फोर्स यहाँ लग रहा है तो यही महसूस होगा, कहीं दूसरी जगह महसूस नहीं होगा। इसीलिए फोर्सेस जो होते हैं वो कोलिनियर होते हैं। यही नहीं, जो भी फोर्स लगेगा, जो भी आप एक्शन कीजिएगा, उसके रिएक्शन में कोई डिले नहीं होगा। कोई डिले नहीं होगा। अगर आप कार पे लात मारते हैं तो आप उसी समय गिरिएगा, कि ना कि 3 दिन बाद गिरिएगा। समझ में आ रही है बात? एब्सोल्युटली आ रही है। अगर कोई आपको अभी मारेगा तो आपको चोट उसी समय लगेगा, नहीं कि 3 दिन बाद आपको चोट लगेगा। समझ में आ रही है बात? इसी को हम लोग कहते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आई बात समझ में? तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन सीधे सीधी बात है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, ये चैप्टर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन जितने भी हैं आज यहीं पे समाप्त होते हैं। जितने भी मैंने कंसेप्ट आपको बताए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी फॉर्मूला मैंने बताए हैं वो भी आपको समझ में आ गया। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना नहीं भूलेंगे। तो अगली जब लेक्चर को मैं लेके आऊंगा तो इस टॉपिक पे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा के दूंगा। एक अलग से टॉपिक बनाऊंगा जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वो अलग से मैं टॉपिक बनाऊंगा, ठीक है? तो फिर डरना नहीं है, आराम से सब चीज करना है। तो आज भर के लिए फिलहाल इतना ही। फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।